નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના ભાગની અંદર આપણે ગાલા હિન્દી પેપર 5 એનો એ અને બી વિભાગ જોયો હતો. આજે આપણે સી અને ડી વિભાગ જોવાનો છે. તો આપણે ચાલુ કરીએ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. બીજું કે આ ચારે ચાર વિભાગ આપણે આપણી જે સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર .blogspot.com એના ઉપર પણ મૂકી દીધા છે. માટે તમારે લખવું હોય તો તમે એમાંથી જોઈને લખી શકશો, ગમે ત્યારે વાંચી શકશો. તો આજે આપણે સી અને ડી વિભાગ જોઈએ. सी विभाग व्याकरण विभाग. निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. 1 मार्क. सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे. तो एनो जवाब है बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना. किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो और अपना काम भी पूरा हो जाए. निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. गायों को पालने वाला. तो एनो उत्तर है गोपाल. निम्नलिखित संधि को छोड़िए. षड्यंत्र. षड यंत्र. तो एनु थासे षडनु षट प्लस यंत्र. षट प्लस यंत्र. संधि को मिलाइए. कमल प्लस इस. कमल इस. कमलिस. कमलिस. जो आने જ્યારે તમે જોડો ત્યારે બોલશો તો ખબર પડી જાય. કમલેશ કમલેશ એટલે कमलेश. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. 2 मार्क. हृदय सन रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना या आश्चर्यचकित हो जाना. बरसों पुराने दोस्त को अपने घर में देखकर रमेश का हृदय सन रह गया. निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए. दीर्घाहार. दीर्घ आहार मतलब के ज्यादा आहार. तो एनो विरोधी थाय अल्पाहार. अल्प एटले ओछું. अपरिमित. अपरिमित एटले जेનું કોઈ ચોક્કસ માપ નથી એવું, અને પરિમિત એટલે જે ચોક્કસ છે તે. તો अपरिमितનું परिमित. पर्यायवाची शब्द લખવાના છે સમાનાર્થી. पाहन. पाहन का मतलब है पत्थर. पुरंदर. पुरंदर का मतलब है इंद्र या देवपति या देवराज. देवों का राजा इंद्र. निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए. एमा बहुत तो बहुतायत. ત્યાર પછી એક પેપરમાં ભૂલ છે. પૂચકાર આપ્યું છે, ખરેખર પૂચકાર ના, અને એનું ભાવવાચક થાય પૂચકાર. ખાસ યાદ રાખજો, પૂચકારના શબ્દ છે એનું ભાવવાચક પૂચકાર છે. निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए. 2 मार्क. ऊर्जा तो ऊर्जित. विज्ञान तो वैज्ञानिक अथवा तो विज्ञान એટલે वैज्ञानिक. निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए. निर्माण. जे निर्माण करे એને निर्माता કહેવાય. आवेदन. जे आवेदन आपे એને आवेदक કહેવાય. समास को पहचानिए. पदधूली. पदधूली એટલે પગની ધૂળ. तत्पुरुष. શા માટે? તો કે पद की धूली अथवा तो पद की धूल. पद की धूल એને તત્પુરુષ કહેવાય. કી કા કો એનાથી તમે જ્યારે એને છૂટો પાડો ત્યારે ધ્યાનાવસ્થિત. ધ્યાન में स्थित એનો મતલબ છે તત્પુરુષ. કારણ કે વિભક્તિ પ્રત્યેથી છૂટા પાડો ત્યારે પણ એ જ હોય, તત્પુરુષ. વિભાગ ડી લેખન વિભાગ. एमा निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. 3 मार्क. एमा टीवी. सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने लोगों को टेलीविजन की भेंट दी. ये रेडियो का ही एक विकसित रूप है. कारण के रेडियो હતો, રેડિયોમાં ફેર એટલો હતો કે એમાં કંઈ દેખાતું નહોતું, સંભળાતું હતું. ટીવીમાં બે વસ્તુ થતી હતી. રેડિયોનું જે વિકસિત રૂપ હતું. भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया. પહેલું दूरदर्शन केंद्र હતું. यह दृश्य श्राव्य माध्यम है. दृश्य એટલે જોઈ પણ શકાય, શ્રાવ્ય એટલે સાંભળી પણ શકાય. दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं. सैटेलाइट એટલે કે આપણે જે
उपग्रह छोड़ा है इनी मदद थी। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म नो फैलावो। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए। सांभळजो, जे समय तमे टीवी ની સામે रुचिकर એટલે ગમે એવો, આનંદ આપે એવો, બુદ્ધિશાળી પ્રોગ્રામ હોય, कोई ચોક્કસ कार्यक्रम હોય तो જ જોવું, वरना आंखें कमजोर हो सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण, रुचिकर એટલે ગમે એવી પ્રસ્તુતિ હોય એને કારણે લાભ પણ થાય છે। अथवा पत्र लेखन, હવે આપણે જોવાનું છે એ પત્ર લેખનની વાત કરવાની છે। तो उत्तर, पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता मतलब सरलता, शिष्टाचार का निर्वाह, प्रसंगानुसार भाषा, आत्मीयता आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। पत्र द्वारा तमे तमारा विचारों रजू करी सको। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत मतलब के जे पर्सनल लखे, पर्सनली लखवामां आवे एक व्यक्ति बीजा व्यक्तिने, ते व्यावसायिक एक धंधादारी व्यक्ति, एक बिजनेसमेन પોતાના બિઝનેસ માટે જે પત્ર લખે એ વ્યાવસાયિક કહેવાય। જેમ કે પુસ્તકો મંગવાના હોય કે બીજી ઘણી બધી જરૂરિયાતો એવી રીતે પૂરી કરવામાં આવે। સરકારી એવં અર્ધ સરકારી, જે સરકારી ઓફિસોમાં લખવામાં આવતો હોય કે અર્ધ સરકારી ઓફિસોમાં લખવામાં આવતો હોય એવા પત્રની વાત છે। पत्र के मुख्य अंग इस तरह है। पहलू, पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, आ पहलो भाग छे, पोतानुं एड्रेस अने तारीख होवी जोईए। बीजू, संबोधन केवी रीते करवू ए पण आपणे खबर छे। त्रीजू, पत्र का विषय, मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट, अभिवादन, एनु अभिवादन आपणे झीलवानुं होय, एने नमस्कार करवाना छे। पत्र का मुख्य भाग, जेमां तमारे जेना माटे पत्र लख्यो छे ए बाबत रजू करवानी होय। लास्ट में हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली, मतलब के आपका अपना, आज्ञाकारी, पुत्र। हस्ताक्षर એટલે તમારું નામ લખતા પહેલા, સાઇન કરતા પહેલા કે નામ લખતા પહેલા જે શબ્દો પ્રયોજવામાં આવે તે, અને લાસ્ટમાં એની ઉપર લખવાનું સરનામું, मतलब કે પત્તા લખવા પડે આપણે, સરનામું એના માટેની વાત છે। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 मार्क। हंसने का एक सामाजिक पक्ष भी होता है। हंसकर हम लोगों को अपने निकट ला सकते हैं और व्यंग्य करके, व्यंग्य એટલે એના ઉપર કટાક્ષ કરવો, વ્યંગ્ય करके उन्हें दुरस्थ बना देते। दुरस्थ એટલે ભગાવી શકીએ આપણે, કોઈને સંભળાવીએ तो जिसको भगाना हो उसको थोड़ी देर हंसी खिल्ली मतलब मजाक उड़ाइए, वह तुरंत बोरिया बिस्तर गोल कर पलायन करेगा लईने। जितनी मुक्त हंसी होगी उतना समीप व्यक्ति खींचेगा। इसलिए तो श्रोताओं की सहानुभूति अपनी ओर घसीटने के लिए चतुर वक्ता अपने भाषण किसी रोचक कहानी या घटना से आरंभ करते। जो कोई एकदम रसप्रद वार्ता थी के कोई प्रसंग थी चालू करे, जे वक्ता होय बोलनार। जनता यदि हंसी तो चंगुल में फंसी। सामाजिक नियमों और मूल्यों को मान्यता दिलाने और रूढ़ियों को निष्कासित करने में पुलिस या कानून सहायता नहीं करता, किंतु वहां हास्य का चाबुक अचूक बैठता है। हास्य के कोड़े एटले चाबुक, उपहास, डंक और व्यंग्य बाण मारकर आदमी को रास्ते पर लाया जा सकता है। इस प्रकार गुमराह बने हुए समाज की रक्षा की जा सकती है। प्रश्न, जनता चंगुल में कब फंसती है? तो जवाब, वक्ता अपने भाषण की शुरुआत किसी रोचक कहानी या प्रसंग से करता है, जनता खुश होकर हंस पड़ती है, तब जनता चंगुल में फंसती है। हास्य का चाबुक कहाँ सहायक होता है? जहां पुलिस का कानून रूढ़ियों को हटाने में असमर्थ है, वहां हास्य का चाबुक सहायक होता है। आदमी को रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय बताया गया है या बनाया गया है? आदमी को रास्ते पर लाने के लिए उपहास करने तथा व्यंग्य कसने का उपाय बताया गया है।
किसी को भगाने का अच्छा उपाय कौन सा है? व्यंग्य करके हम किसी को दूर कर सकते हैं, यही उसे भगाने का अच्छा उपाय है। चतुर वक्ता क्या करता है? चतुर वक्ता अपने भाषण की शुरुआत किसी रोचक कहानी या प्रसंग से करता है। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। हास्य व्यंग्य का प्रभाव। हास्य अथवा व्यंग्य का प्रभाव अथवा तो हास्य की असर તમે અહીંયા દઈ શકો છો। ત્યાર પછી નિમ્નાનુસાર પત્ર લીખીએ 5 માર્ક। 24 कोहिनूर सोसाइटी नारायणपुरा अहमदाबाद 380013 से गौरव शाह सूरत निवासी अपने मित्र किरण पटेल को पत्र लिखकर उससे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का अनुरोध करता है। तो હવે આપણે એનો જવાબ જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલા આપણે જોયું એમ એડ્રેસ લખવાનું પત્રનું, કોહિનૂર સોસાયટી નારાયણપુરા અહેમદાબાદ અને છેલ્લે તારીખ। ત્યાર પછી સંબોધન, પ્રિય મિત્ર કિરણ, અભિવાદન, સપ્રેમ નમસ્કાર। હવે મુખ્ય વિષય આપણે વાત કરશું। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि आजकल तुम पर हर नई फिल्म देखने की धुन सवार है। इस समय देश के बड़े प्रदेश में बाढ़ के प्रकोप से जो वातावरण बना है उसे देखते हुए मैं फिल्मों के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। टीवी के समाचारों में तुम बाढ़ की विनाश लीला के दर्दनाक दृश्यों को अवश्य देखते होंगे। अखबारों में भी बाढ़ से विनाश के बारे में पढ़ते होंगे। बाढ़ એટલે પૂર આવવું, विनाश लीला એટલે કે જેનાથી વિનાશ થાય પૂરથી, એ તમે સમાચારમાં જોઈ શકતા હશો। इस समय गुजरात के कई क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई शहरों में मोटरों बसों की जगह नावें चल रही है। लाखों बाढ़ पीड़ितों को शिविरों में रखा गया। शिविर એટલે કે જે આપણે शिविर હોય, જે ટેન્ટ હોય, તંબુ હોય, એમાં રાખ્યા છે। सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के काम में लगी है, परंतु यह काम अकेली सरकार के बस का नहीं है। लोगों के सहयोग की भी बड़ी जरूरत है। इसलिए मेरा आग्रह है कि तुम फिल्म देखने में समय गंवाना छोड़ो, खोटो समय न बगाड़ और बाढ़ पीड़ितों की सेवा के काम में लग जाओ। अपने मोहल्ले में एक सहायता समिति का गठन करो। गठन करो એટલે કે बनाओ, सहायता समिति बनाओ। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसका मुखिया बनाओ, लीडर। समिति के सदस्य लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए धन, वस्त्र, अनाज आदि एकत्र करेंगे। यह सामग्री सहायता केंद्र पर जमा करा दी जाए। इस तरह के हमारे छोटे छोटे प्रयत्न इस बड़े संकट से जूझने के में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं तो आजकल इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। मानवता की सेवा ही प्रभु की पूजा है। आशा है मेरे अनुरोध को स्वीकार करके तुम भी इस सेवा यज्ञ में जुट जाओगे। तुम्हारा मित्र गौरव शाह। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 5 मार्क। जहांगीर न्यायी बादशाह, बेगम नूरजहां का शिकार खेलने जाना, एक धोबी को गोली लगना, विधवा धोबिन की जहांगीर से शिकायत, बादशाह की दुविधा, एक ओर प्रेम दूसरी ओर न्याय, न्याय की विजय, बोध शीर्षक। तो અહીંયા એક શીર્ષક આપ્યું છે, સચ્ચા ન્યાય અથવા ન્યાયી બાદશાહ। સચ્ચા ન્યાય અથવા ન્યાયી બાદશાહ, તમે કોઈ પણ બેમાંથી એક શીર્ષક આપી શકો છો। હવે આપણે સ્ટોરી જોઈએ। जहांगीर नाम का एक बादशाह दिल्ली पर राज करता था। वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। नूरजहां जहांगीर की प्रिय बेगम એટલે કે पत्नी थी। एक बार नूरजहां अपनी सखियों के साथ पास के जंगल में शिकार खेलने गई थी। जंगल के पास ही एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। नूरजहां ने एक हिरन को नदी पर पानी पीते हुए देखा। उसने हिरन की तरफ बंदूक का निशाना साधा और गोली चला दी। दुर्भाग्य से गोली हिरन को न लगकर वहां कपड़े धोने आए धोबी को लग गई। धोबी वहीं चल बसा। दूसरे दिन विधवा धोबीन बादशाह जहांगीर के दरबार में न्याय मांगने गई। उसने बेगम नूरजहां पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया। जांच पड़ताल के बाद मतलब के तपास करी बाद बादशाह सारा मामला समझ गया। बादशाह बड़ी दुविधा में फंस गया। एक और बेगम थी जो उसको प्रिय थी और दूसरी ओर उसका न्याय था। बादशाह ने बहुत सोच विचार किया। अंत में न्याय की जीत हुई।
उसने धोबिन के हाथ में एक बंदूक दी और कहा, जैसे मेरी बेगम ने तुम्हारे पति को मारकर तुम्हें विधवा बनाया है, वैसे ही तुम मुझे मारकर मेरी बेगम को विधवा बना दो। तुम बेझिझक मतलब के डरे बिना मुझ पर गोली चलाओ। धोबिन बादशाह के इस न्याय पर सन्न रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। આપણે હમણાં જોયું, उसने बेगम को क्षमा कर दिया। बुद्ध सचमुच जो न्याय निष्पक्ष होता है वही सच्चा न्याय है। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 मार्क। मेरा प्रिय पंछी तोता। प्रिय पंछी का निर्देश, रंग रूप और स्वभाव, समझदारी, विशेष गुण, प्राचीनता, तोता खरीदना, उपसंहार। तो આપણે જોઈએ, दुनिया में तरह तरह के पंछी है। हर एक पंछी की अपनी अपनी खूबियां है। मोर के पास रंग बिरंगे पंख है, कोयल के पास मीठी सुरीली आवाज है, कौवे के पास चतुराई, चील और बाज के पास गति और तीव्र दृष्टि, सुंदर सफेद हंस ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। इस तरह हर एक पंछी कुछ न कुछ विशेषता रखता है, लेकिन मुझे तो सभी पंछियों में तोता सबसे प्यारा लगता है। હવે આપણે તોતાનું વર્ણન કરશું। तोता मतलब के पोपट एक निराला पंछी है। उसका हरा रंग, लाल चोंच, कंठ की काली पट्टी और कंठ એટલે गड़ा ऊपर काली पट्टी हुई और कोमल कोमल पंख मन को मुग्ध कर देते हैं। उसे पालना बहुत आसान है। वह शाकाहारी है। फल, मिर्च, आटा आदि से वह खुश रहता है। वह बहुत जल्दी घरेलू बन जाता है, हड़ी मड़ी जाए, घर में सबके साथ घुल मिल जाता है। पिंजरे में बैठकर मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता सचमुच घर की शोभा है। प्रकृति ने तोते में समझदारी कूट कूट कर भरी हुई, खूब ज एनामा समझदारी आपेली है। कोई भी चीज सिखाने पर वह बहुत जल्दी सीख जाता है। दादी के साथ वह राम राम बोलता है, बच्चों के साथ अंग्रेजी में बोलता है, एक पैर उठाकर वह बाबूजी को सलाम करता है। वह किसी भी भाषा को सीख और बोल सकता है। उसकी बोली भी बहुत प्यारी होती है। घर में मेहमान के आने पर तोता उसका स्वागत करना कभी नहीं भूलता। आइए कहकर वह परिचित मेहमानों का स्वागत करता है। उसके मुंह से नमस्ते, स्वागत या वेलकम सुनकर मेहमान भी प्रसन्न हो उठते हैं। वे भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। वे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तोता प्राचीन काल से लोगों का एक प्रिय पंछी रहा है। ऋषि मुनि उसे अपने आश्रम में पालते थे। राजमहलों में वह शौक से पाला जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंडन मिश्र के घर पर तो तोता और मैना आपस में संस्कृत में वाद विवाद भी करते थे। वाद विवाद करવું એટલે એક જણો છે એ સંસ્કૃતનો શ્લોક બોલે, સામે એને જવાબ દેવાનો હોય, ઓલી બીજું બોલે તો પેલો જવાબ આપે, એવી રીતે એને વાદ विवाद કહેવાય। एक बार मैं एक मेले में गया था, वहां से मैं एक तोता खरीद लाया था। आज वह मेरा प्यारा मित्र बन गया है। मैं उसे मिठू कहकर बुलाता हूँ। जैसे भगवान की मनोहर मूर्ति देखकर भक्त गदगद हो जाता है, वैसे ही मिठू के पिंजरे के पास बैठकर मैं आनंदित हो उठता हूँ। मिठू को देखकर मेरे मन को बड़ा संतोष मिलता है। ऐसा सुंदर, मधुर भाषी और आकर्षक पंछी मेरा प्रिय पंछी क्यों न हो। एना अथवानी अंदर આપણે બીજો નિબંધ છે, व्यायाम और स्वास्थ्य। परिचय। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास। व्यायाम से शरीर तथा मन पर नियंत्रण की क्षमता। अनेक प्रकार के व्यायाम और उनके लाभ। હવે આપણે विशेष જોઈએ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य से ही हम धार्मिक और सांसारिक कर्म करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि तन स्वस्थ हो तो ही हम भौतिक सुख सुविधाएं भोग सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। जिस व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं, उसका मन भला कैसे स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ मन से हम सब कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वस्थ मन ना हो तो मनुष्य कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ तथा काम करने योग्य बनाए रखने के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है। व्यायाम और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। व्यायाम से न मात्र व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, किंतु वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। यदि शरीर रोगी है तो उसमें स्वस्थ मन निवास कदापि नहीं कर सकता।
यदि मन स्वस्थ न हो तो विचार भी अच्छे नहीं हो सकते। जब विचार स्वस्थ नहीं होंगे तो कर्म भी कैसे अच्छे हो सकते हैं। शरीर को चुस्त, दुरुस्त, बलशाली और तंदुरुस्त बनाने के लिए व्यायाम जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसी प्रकार शरीर को तंदुरुस्त और क्रियाशील रखने के लिए व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। मानव शरीर में ही आत्मा का निवास होता है। शरीर का पहला धर्म है निरोग रहना। निरोग मतलब के रोग विनाનું રહેવું। इसलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। जो તમારું શરીર તંદુરસ્ત હશે તો તમે તમામ પ્રકારના સુખને ભોગવી શકશો। જો એટલે पहलू सुख ये है कि तमे तंदुरुस्त हो। यह पंक्ति बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति का तन स्वस्थ ना हो उसका जीवन ही व्यर्थ है। महर्षि चरक का कहना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का मूल आधार स्वास्थ्य ही है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अस्वस्थ व्यक्ति न तो अपना भला कर सकता है, न अपने कुटुंब का, न अपने समाज का और न ही अपने देश की उन्नति कर सकता है। जिस देश के व्यक्ति रोगी और दुर्बल होते हैं वह देश न आर्थिक विकास कर सकता है और न ही सामाजिक। देश का निर्माण, देश का विकास, देश का रक्षण, संस्कृत और अच्छा नागरिक वही हो सकता है जो तन, मन और धन से देश की सेवा करे। प्रतिदिन व्यायाम न करने वाले मनुष्य आलसी बन जाते हैं। आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस मोटा मोटो शत्रु के दुश्मन है व्यक्तिनो। आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल होते हैं। व्यायाम के बिना शरीर का आकार बदल जाता है, मतलब के जाड़ा थी जाए, शरीर आखू जाडू पाडू थी जाए, व्यक्ति सुडोल नहीं दिखता। इसके अलावा कई सारे रोग को भी आमंत्रित करता है, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, मधुप्रमेह जेने આપણે ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ, તણાવ એટલે ટેન્શન અને રક્તચાપ, લોહીની हेरफेर बराबर न थवी, एमा विकार उत्पन्न थवो। व्यायाम अनेक प्रकार के है, जैसे प्रातः भ्रमण, सवारमा फेरवा जवू, भ्रमण करना, दौड़ना, खेलकूद करना, तैरना, घुड़सवारी, दंड बैठक लगाना, योगासन आदि। इनमें प्रातः भ्रमण बहुत उपयोगी है। सवार में दौड़वा जवू, चालवा जवू, इससे तन सक्रिय रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में खून के संचार में वृद्धि होती है। लोहीनु परिभ्रमण जल्दी थी थाय। युवानी लंबे समय तक रहती है। शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम धन से स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते, इसके लिए व्यायाम ही आवश्यक है। स्वस्थ तन के बिना इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विद्यार्थी को व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। इससे पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए व्यायाम जरूरी है। अथवा त्रीजो निबंध तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार। प्रस्तावना राष्ट्रीय त्योहारों का परिचय, इन त्योहारों का वर्तमान रूप, राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व, मनाने का आदर्श, स्वरूप और उपसंहार। भारत बहुत प्राचीन राष्ट्र है, उसके लिए राष्ट्रीयता की कल्पना नई नहीं है। इसके बावजूद ब्रिटिश शासन से मुक्ति की घटना ने हमारी राष्ट्रीयता को नया परिवेश और नई ताजगी दी है। कारण के आनाथी आपणामां नवो संचार थयो तो नवी वस्तुओं मेळवी थी, कारण के आपणे आजादी मेळवी एटले। यही कारण है कि हम अपने परंपरागत धार्मिक तथा सामाजिक त्योहारों के साथ अपने राष्ट्रीय त्योहारों को भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। सामाजिक ने धार्मिक तहेवार तो आपड़ा छे ज, पण राष्ट्रीय त्योहार पण आपणे एटली धामधूमथी उजवीए छीए। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का संबंध उन महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों से है जो भारत की स्वतंत्रता और प्रगति से भली भांति जुड़े हुए हैं। 15 अगस्त 1947 અહીં એક લખવાનો રહી ગયો છે, પણ આપણી સાઇટ ઉપર જે છે ત્યાં મેં લખી જ નાખેલો છે। એટલે 15 अगस्त 1947 को भारत सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ, इसलिए प्रति वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तरह 26 जनवरी 1950 को हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र घोषित हुआ। सार्वभौम गणतंत्रનો मतलब છે કે હવે આપણા દેશ ઉપર આપણું જ રાજ છે, આપણે જ
એના તમામ નિર્ણયો લઈ શકીએ. આપણા પ્રદેશ ઉપર આપણો જ કંટ્રોલ છે. इसी दिन से स्वतंत्र भारत के अपने संविधान એટલે કે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું તો संविधान का श्री गणेश हुआ. श्री गणेश हुआ એટલે શરૂઆત થઈ હતી. इसी दिन की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. इन दो प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों के अतिरिक्त हम गांधी जयंती, तिलक जयंती, बाल दिन એટલે કે नेहरू जयंती, शहीद दिन और एकता दिन मतलब कि इंदिरा गांधी जयंती को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े चाव से मनाते हैं. એટલે કે એકદમ આનંદથી, હર્ષોલ્લાસથી. राष्ट्रीय त्योहारों के दिन प्रायः सार्वजनिक छुट्टी रहती है. स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर देश के गांव-गांव और नगर-नगर में ध्वजवंदन के कार्यक्रम होते हैं तथा राष्ट्रगीत गाया जाता है. 15 अगस्त की प्रभात वेला में એટલે કે વેલી સવારમાં राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या એટલે આગલે દિવસે સાંજે, राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं. इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति की भव्य सवारी व सांस्कृतिक झांकियां देखते ही बनती है. તમને ખબર હોય તો એની અંદર પેલા ઝાંકી મૂકે, એક પછી એક ટેબલો કહેવાય એને, ઈ બતાવતા હોય દરેક રાજ્યનું. गांधी जयंती पर कताई मतलब कि रेडियो चलावो के कार्यक्रम तथा प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है. तिलक जयंती पर राष्ट्र स्वतंत्रता के महायोद्धा लोकमान्य तिलक का स्मरण करता है. बाल दिन पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं. शहीद दिन पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए धन एकत्र किया जाता है. एकता दिन पर राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों का आयोजन होता है. राष्ट्रीय त्योहार राष्ट्र के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं. इनसे राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना दृढ़ होती है. सारा राष्ट्र एक रंग में रंग जाता है. एकता और राष्ट्रीयता का यह रंग हमें नए बल और उत्साह से भर देता है. हम अपने राष्ट्रीय त्योहारों को प्रतिवर्ष मनाते हैं, पर केवल सरकारी स्तर पर या शैक्षणिक संस्थाओं में ही थोड़े बहुत उत्साह के दर्शन होते हैं. આપણે ખબર છે, કારણ કે આવા 15મી ઓગસ્ટ હોય કે 26મી જાન્યુઆરી હોય, એક સરકારી અધિકારીઓ આવી રીતે મનાવે અને એક સ્કૂલ વાળા મનાવે. સામાન્ય લોકોને બહુ કાંઈ એની સાથે જોડાયેલું હોતું નથી. જોકે હવે થોડુંક વધ્યું છે એટલે વાંધો નથી. सामान्य जनता इन आयोजनों से प्रायः એટલે કે મોટે ભાગે अछूती रहती है, दूर रही है. राष्ट्र का सच्चा स्वरूप तो साधारण जनता ही है. इसलिए हमारे राष्ट्रीय समारोहों में जनता का दिल से शामिल होना जरूरी है. मुट्ठी भर लोगों द्वारा ध्वजवंदन और राष्ट्रगीत गा लेने भर से इन समारोहों का हेतु सिद्ध नहीं हो सकता. यह ठीक है कि स्वतंत्र भारत की जनता आज उनके समस्याओं से पीड़ित है, परंतु उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत उसका है और वह भारत की है जनता. इसलिए राष्ट्र के जन जन को इन राष्ट्रीय त्योहारों को भाव विभोर मतलब કે આનંદિત થઈને હોકર મનાના ચાહીએ. તો અહીંયા આપણે ગાલાના 5 પેપર પૂરા કરી દીધા છે. હવે એક્સ્ટ્રા નિબંધ અને આઈએમપી પ્રશ્નો એ બધું આપીશ, એટલે પરીક્ષા પહેલા તમને થોડુંક વાંધો ન આવે. છતાંય તમારે કંઈ બીજી જરૂરિયાત હોય તો પણ તમે જણાવજો, તો શક્ય હશે એટલું જલ્દી વિડીયો બનાવવાની કોશિશ કરીશ. હવે નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળશું. મિત્રો, લાઈક અને શેર કરજો.